गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज 22 जनवरी है और आज के इंडियन एक्सप्रेस को हम डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन होगा वो यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, एमपीएससी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट है या फिर किसी को भी जनरल नॉलेज के लिए ये यूज़फुल हो सकता है। तो बिफोर आई स्टार्ट टुडेज डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ राहुल माने। मैं एक यूपीएससी कोच एंड अ मेंटर हूँ और मैंने खुद सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है 2 बार और मैं पिछले 12 साल से इस फील्ड में हूँ। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, आज 22 जनवरी के इंडियन एक्सप्रेस का जो फर्स्ट पेज है वो उसमें बताया गया है कि ट्रम्प हैज़ रूल्ड आउट कि वो फोर्स यूज़ करेंगे ग्रीनलैंड के केस में। एंड इससे हमने देखा कि सुबह काफ़ी सारे मार्केट्स और कल डाउ जोन्स भी ठीक ठाक रिकवर किया था और इंडियन मार्केट ने भी रिकवर किया है। बट मोर देन दिस आर्टिकल आई फाउंड समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने जो कल बोला, जो उन्होंने कल स्पीच दी, वो मुझे ऐसा लगता है कि GS2 के पर्सपेक्टिव से एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ PSIR ऑप्शनल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि जो मिडिल पावर्स है उनको एक साथ आना पड़ेगा अभी, और ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर की बातें जो करते हैं, जो प्रिटेंड करते हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर चल रही है वर्ल्ड में, इसको प्रिटेंड करना बंद करना पड़ेगा। और मिडिल पावर्स लाइक चाइना, सॉरी चाइना नहीं, मिडिल पावर्स लाइक जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब पावर्स को एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा। नहीं तो इनके हिसाब से जो ग्रेटर पावर्स है, जैसे कि यूएस हो गया, चाइना हो गया या रशिया हो गया, वो कोवर्शन यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक कोवर्शन, करेंसी कोवर्शन या फिर ट्रेड कोवर्शन, उसके बीच में ये जो मिडिल पावर है और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो पीसी जाएंगी। तो इन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, आइडियाज पेज में इनका आर्टिकल आया है। और बेसिकली इनका जो ये आर्टिकल है उसका मेजर सारांश यही है कि कैसे वर्ल्ड जो है, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है, वो रियलिज्म की तरफ ज्यादा मूव कर रहा है। और जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर थी, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर मतलब कि जो जो कंट्रीज थी जो इंस्टीट्यूशंस में बिलीव करती थी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, जो बिलीव करती थी कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन से वॉर रोके जा सकते हैं, वो जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, इट इज फॉलिंग डाउन एंड रियलिज्म इज टेकिंग इट्स प्लेस। सो रियलिज्म बेसिकली क्या बोलता है कि नेशनल इंटरेस्ट इज अबाउ एवरीथिंग एल्स। इंटरनेशनल लॉ, देर इज नथिंग कॉल्ड इज इंटरनेशनल लॉ। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, माइट इज राइट, जो ज्यादा पावरफुल है उसकी चलेगी। बट लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो 1945 के बाद एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कर बनाने की कोशिश की गई थी बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, एंड इसके लिए ही यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक और गैट, WTO की स्थापना की गई थी। बट अभी अगर आप देखोगे, जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, और वी कैन से फॉर द लास्ट प्रोबेबली अ डिकेड्स टाइम, जो रियलिज्म है, जो फर्स्ट ट्रम्प का जो पहला टर्म था, वहां से हमने देखा है कि रियलिज्म इज कमिंग बैक। जो 1945 के पहले जो हर नेशन एक अ, एक दुविधा में होता था कि वो कैसे खुद को सेव करे और कैसे वो खुद की पावर बढ़ाए, जो मर्केंटलिज्म चलती थी कि अपने देश का ही माल ज्यादा बेचना है, उसकी वजह से हमारे दुनिया को 2 वर्ल्ड वॉर झेलने पड़े। एंड दिस इज समथिंग दैट इज कमिंग बैक। एज पर मार्क कार्ने, ये बोलते हैं कि जो कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड है, वो जो प्रिटेंड करते हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर चल रही है, उसको प्रिटेंड करना सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। एंड जो मिडिल पावर्स है उनको एक साथ आके कॉपरेट करना पड़ेगा। एंड तभी फिर जाके ये जो ग्रेटर पावर्स जो बोलते हैं, उनको ये मिडिल पावर्स रोक सकती है। अगर जो मिडिल पावर्स ने कॉपरेट नहीं किया तो ग्रेटर पावर्स को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और उनका एक फेमस लाइन भी उन्होंने बोली थी कि दैट इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। तो बेसिकली उनका ये कहना है कि मिडिल पावर्स को आके ग्लोबल डिस्कोर्स को
चेंज करना पड़ेगा या ग्लोबल डिस्कोर्स को टूवर्ड्स मल्टीलैटरलिज्म की तरफ मूव करना पड़ेगा. अदरवाइज ग्रेटर पावर्स विल डू व्हाट दे वांट टू डू एंड नोबडी विल बी एबल टू डू एनीथिंग. तो जो मार्क कार्ने का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो स्पीच था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी जरूर इसके ऊपर ध्यान देगी. और मुझे लगता है इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इवन इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो पेपर 2 है तुम्हारा जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक आता है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का टॉपिक आता है, उसमें अभी रियलिज्म, लिबरलिज्म, मिडिल पावर ये सब वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है. तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा और इसको अभी जाके आप इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ोगे तो आपको एक ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आएगी. सेकेंड चीज जो मैं आज इंडियन एक्सप्रेस से आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है एक आर्टिकल था जिसमें जो यूके डॉक्टर है, जो संग्राम पाटिल करके डॉक्टर है, उनको यूके जाना था, उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुंबई एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था क्योंकि उनके अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर इशू किया गया था बिकॉज ऑफ विच ही वॉज नॉट एबल टू ट्रेवल टू यूके. नाउ अगर 2 से 3 साल पहले if my memory is serving me right, there was this question on police and judicial custody in prelims paper of UPSC and therefore मुझे लगता है कि जो लुकआउट सर्कुलर का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ है कि जो संग्राम पाटिल करके डॉक्टर थे उनको यूके जाना था, उनको जाने नहीं दिया गया क्योंकि लुकआउट सर्कुलर इशू हुआ था. तो लुकआउट सर्कुलर बेसिकली कोई भी जो स्टेट पुलिस होती है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को को एक डिटेल्स भेजती है किसी भी अक्यूज के या किसी भी ऐसे इंडिविजुअल के जो किसी भी केस में रिक्वायर्ड होता है. तो अगर वो इंसान इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा, अगर वो प्रेजेंट नहीं रह रहा और उसकी एब्सकॉन्डिंग होने की प्रोबेबिलिटी है तो स्टेट पुलिस क्या करती है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को डिटेल्स भेजती है उस इंडिविजुअल की. ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन सो जितने भी इमिग्रेशन सेंटर्स होते हैं एयरपोर्ट्स पे और बाकी बॉर्डर्स पे वो उस इंसान के डिटेल्स भेज देते हैं ताकि कल को ये इंसान अगर देश से बाहर जाने की कोशिश करे तो उसको डिटेन किया जाए, या अगर वो बाहर है और अंदर आए इंडिया में वापस आ जाए तभी भी अथॉरिटीज को उसके बारे में पता चले. तो बेसिकली स्टेट पुलिस रिक्वेस्ट करती है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है और फिर लुकआउट सर्कुलर इशू नोटिस होता है. तो बेसिकली लुकआउट सर्कुलर अगर किसी के अगेंस्ट इशू भी हुआ तो पता कैसे चलता है, बिकॉज सेम नाम के तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं. तो बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन होता है पासपोर्ट नंबर से. तो पासपोर्ट नंबर से पता चलता है और फिर लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया जाता है इमिग्रेशन अथॉरिटीज के द्वारा कि ये इंसान बाहर जाने की कोशिश कर रहा है या ये इंसान बाहर से अंदर आ चुका है. तो ये लुकआउट सर्कुलर आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक दो और चीजें हैं जो लुकआउट सर्कुलर के से इम्पोर्टेंट है. तो सबसे पहले जो लुकआउट सर्कुलर जो पहले था वो पहले 6 महीने के लिए इशू होता था और उसके बाद वो डेड हो जाता था, बट उसको बाद में इंक्रीज करके 1 साल कर दिया गया है. बट अभी अगर ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे समझ में ये आ रहा है कि अभी जब तक ऑफिशियली विड्रॉ नहीं होता किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो लुकआउट सर्कुलर इशू किया गया है तब तक वो इनडेफिनेटली चलता रहेगा. तो लुकआउट सर्कुलर इनडेफिनेटली चलता रहता है. तो इस पर्टिकुलर केस में जो डॉक्टर है संग्राम पाटिल, उन्होंने बोला है कि उन्होंने ऑलरेडी कॉपरेट किया था अथॉरिटीज के साथ, उनके सारे सवालों को आंसर किया है और फिर वो जा रहे थे एंड फिर भी उनको जाने से रोका है. तो उन्होंने अंडर आर्टिकल 226 एक रिट पिटीशन फाइल किया है हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे के अंतर्गत. तो बेसिकली जो लुकआउट सर्कुलर है, जो डिटेल्स है इस केस के, आई होप आपको समझ आए होंगे. तो अगेन यू शुड डू अ लिटिल बिट मोर रिसर्च ऑन लुकआउट सर्कुलर, कैसे वो इशू होता है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के बारे में पढ़ना ताकि प्रीलिम्स में अगर इसके पर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आंसर कर पाओ इफेक्टिवली. एक और आर्टिकल था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, वो है द आइडियाज पेज में ही एक आर्टिकल आया है और जो नोएडा में अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक टेकी की डेथ हो गई ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय ड्राउनिंग.
ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय लोकल अथॉरिटीज। तो उसके बेसिस पे एक आर्टिकल आया है सूर्यातपा रॉय का। ये जो आर्टिकल इन्होंने लिखा है आइडियाज पेज में, इनका बेसिकली ये कहना है कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट इसीलिए हुआ कि कोई भी अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं की गई थी। एंड अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती नोएडा में तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। तो इनका ये कहना है कि जो लोकल बॉडीज है वहां पे म्युनिसिपल अथॉरिटीज, स्पेशली नोएडा को जरूरत है कि उसकी खुद की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आए। तो अभी जो नोएडा में जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि नोएडा जो अथॉरिटी है वो एक स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी है और उसमें जो ऑफिशियल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये जो ऑफिशियल्स है वो नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट डेवलपमेंट का देखते हैं, लैंड यूज प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, वो सब नोएडा अथॉरिटी करती है जिनके मेंबर स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंटेड है। तो इनका ये कहना है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लाने की जरूरत है और तब जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो सेट हो पाएगी और ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होंगे। बट आई वुड लाइक टू गो वन स्टेप फर्दर एंड आई वुड लाइक टू गिव यू मोर नॉलेज ऑन दिस टॉपिक, स्पेशली बिकॉज जो अर्बन लोकल बॉडीज का टॉपिक है वो आपके GS2 पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली बस मुझे लगता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आने से सिचुएशन शायद चेंज ना हो, बट वी हैव टू गो एंड सी कि जो 74th एंड 73rd अमेंडमेंट था उसमें सर्टेन प्रोविजंस दिए गए हैं, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज के बारे में बात करी गई है कि कैसे जो सर्विसेज है, जो सर्विस जो लोकल गवर्नमेंट देती है उसको अगर इम्प्रूव करना है, अगर अर्बन प्लानिंग को इम्प्रूव करना है, लैंड यूज को इम्प्रूव करना है, एक कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी अंडर आर्टिकल 243 ZD एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी अंडर आर्टिकल 243 ZE ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो आर्टिकल्स है उनको कभी भी लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कैसे वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज और मेट्रोपॉलिटन कमिटीज को फॉर्म करेंगे। बट एक्चुअली में आप अगर देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एनविसाज किया है अंडर आर्टिकल अंडर अमेंडमेंट 73rd एंड 74th कि ये जो कमिटीज बनेंगी वो बनेंगी इलेक्टेड मेंबर्स की एक साथ आने से। तो बेसिकली इनका क्या कहना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है कि जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होता है, जैसे नोएडा हो गया, उनके आजू बाजू की जो एरिया हो गई, उनको अगर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है तो यहाँ पे जितनी छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटीज होंगी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होंगे, पंचायत होंगे, उनके थोड़े मेंबर्स, 2/3 ऑफ द मेंबर्स यहाँ से आएंगे, थोड़े ऑफिशियल्स आएंगे स्टेट गवर्नमेंट के, एंड फिर वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे कोई भी एक मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए। इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट साइलोज में नहीं होगा और जैसे इस केस में एक अथॉरिटी दूसरे अथॉरिटी को ब्लेम कर रही थी वैसे नहीं होगा और अथॉरिटी सबकी अथॉरिटी और प्लानिंग इंटीग्रेटेड होगी। तो उससे इनका कहना है कि जो पब्लिक डिलीवरी होगी सर्विसेज की वो मच बेटर होगी, प्लानिंग अच्छी होगी, लैंड यूज अच्छा होगा, हेल्थ एजुकेशन में अच्छा काम हो पाएगा अगर कोई कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट बॉडी हो जो सबको एक साथ लेके एक लार्जर प्लान बनाए ताकि साइलोज में डेवलपमेंट ना हो। तो बेसिकली ये आइडिया थी अंडर आर्टिकल 243 ZD एंड अंडर आर्टिकल 243 ZE। बट अगर आप उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं मुंबई का, मुंबई में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लेकिन वो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी जो अंडर आर्टिकल 243 ZE के अंतर्गत इमेजिन करी गई है वैसी नहीं है। इट इज नॉट एज पर द एनविसाज बॉडी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज टोटली डिफरेंट। ये जो MMRDA रीजन MMRDA अथॉरिटी है ये बेसिकली स्टैचूटरी अथॉरिटी है और इस अथॉरिटी के जो भी मेंबर्स है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स को जो स्थान दिया गया है इट इज वेरी लेस एंड मोस्टली ये ऑफिशियल्स द्वारा चलाई हुई बॉडी है एंड स्टेट गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखने के लिए ये बॉडीज को बनाई है
और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा है वैसे इन बॉडीज की स्थापना नहीं करी गई है, ना कि उनको उनके जो मेंबर्स है वो वैसे है कि जो लोकल लोगों के लिए अकाउंटेबल हो, उनको इलेक्शंस कोई फेस नहीं करने। थोड़े से मेंबर्स है, इलेक्टेड मेंबर्स भी है, लेकिन इट इज नॉट एज मच एज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाजेस। 2/3 मेंबर बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट यहाँ पे हैंडफुल ऑफ मेंबर्स ही होते हैं इन बॉडीज के। तो MMRDA रीजन जो है मुंबई का, उसको डेवलपमेंट करने के लिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करने के लिए MMRDA अथॉरिटी तो बनी है, उन्होंने काफी अच्छा काम भी किया है, लेकिन ये वैसी बॉडी नहीं है जैसी कॉन्स्टिट्यूशन ने सोची है। सिमिलरली अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो अहमदाबाद के आजू बाजू के एरिया जैसे सनंद हो गया, जैसे गांधीनगर हो गया, अहमदाबाद हो गया, मसाना हो गया, ये सारे एरियाज का डेवलपमेंट देखती है। इन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है, जैसे सरदार पटेल रिंग रोड का काम हो गया, तो इन्होंने भी काम किया है। लेकिन यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने ऑफिशियल्स, अपने मिनिस्टर्स को वहां पे भर के रखा है। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि जो लोकल कमिटीज है, लोकल काउंसिलर्स है, पंचायत मेंबर्स है, उनको इन कमिटीज में, इन अथॉरिटीज में, इन प्लानिंग कमिटीज में स्थान नहीं दिया गया है। तो बेसिकली वी हैव अ लॉ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। देयर इज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, दैट प्रोविजन इज ऑलरेडी देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी, even that provision is there. Instead of forming a new body, we can make sure कि ये जो committees है इनको empower किया जाए, और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा है उस हिसाब से इनको पावर्स और वैसे इनका फॉर्मेशन अगर किया, तो ये जो नेग्लिजेंस की वजह से जो डेथ हुई है, या जो पब्लिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जितनी बुरी है इंडिया में, उसको अगर इम्प्रूव करना है तो अपने को उनको रिवाइव करना पड़ेगा या उनको लाना पड़ेगा इन लेटर एंड स्पिरिट, इज व्हाट आई फील। तो ये 3 आर्टिकल थे आज के इंडियन एक्सप्रेस से जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।